नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। 5 अगस्त से देश भर में खुल जाएंगे जिम और योग संस्थान। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस। जरूरी एहतियात के साथ ही किया जा सकेगा व्यायाम। डीसीजीआई ने भारतीय सीरम संस्थान को कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड के मनुष्य पर दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण की दी अनुमति। अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीज कर सकेंगे अब स्मार्टफोन का इस्तेमाल। धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। इस मौके पर राज्य की 50,000 आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1,000 रुपए की सम्मान राशि का तोहफा। और सांकेतिक तौर पर मनाया गया चंपावत के देवीधुरा में बग्वाल मेला। बग्वालों ने की फलों फूलों की बौछार। केदारनाथ में अन्नकूट मेला भी हुआ संपन्न। अब खबरें विस्तार से। अनलॉक 3 के दौरान जिम और योग संस्थान 5 अगस्त से खुल जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिम और योग संस्थान को लेकर अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी है। संस्थान में प्रवेश के दौरान अनिवार्य तौर पर हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की प्रक्रिया अपनानी होगी। योग जिम सेंटर में रखे गए सभी उपकरण सैनिटाइज किए जाएंगे। अल्कोहल स्वैब से बीच की उंगली सैनिटाइज कर पल्स ऑक्सीमीटर के जरिए ऑक्सीजन सेचुरेशन की जांच की जाएगी। जिनका ऑक्सीजन सेचुरेशन 95% से कम होगा उन्हें एक्सरसाइज की इजाजत नहीं होगी। गाइडलाइंस में कहा गया है कि सेंटर में मौजूद हर व्यक्ति को 4 मीटर स्क्वायर क्षेत्र का स्पेस देना होगा ताकि व्यायाम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। कार्डियो समेत जिम के उपकरणों को 6 फीट की दूरी पर रखना होगा। साथ ही परिसर के अंदर और बाहर 6 फीट की दूरी बनाकर खड़े होने का मार्ग भी बनाना होगा। संस्थानों को एरिया के हिसाब से व्यक्तियों की संख्या तय करने को कहा गया है। योग क्रिया न करने की सलाह दी गई है। यदि योग क्रिया कर ही रहे हैं तो खुली जगह पर करने को कहा गया है। 2 क्लास के बीच में 15 से 30 मिनट का गैप देने को कहा गया है ताकि एक ही वक्त पर सेंटर में आने जाने वाले लोगों की भीड़ इकट्ठा न हो। स्पा, सोना, स्टीम बाथ और स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। भारतीय औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई ने भारतीय सीरम संस्थान को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड के मनुष्य पर दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति दे दी है। महानियंत्रक डॉक्टर वी.जी. सोमानी ने कोविड-19 के बारे में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर गहन मूल्यांकन के बाद भारतीय सीरम संस्थान को कल यह मंजूरी दी। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि अस्पताल में भर्ती कोविड रोगियों को स्मार्टफोन और टैबलेट के साथ रखने की अनुमति दी जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉक्टर राजीव गर्ग ने राज्य सरकारों को इस आशय का पत्र लिखा है। अब कोविड रोगी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने परिवार और दोस्तों से बातचीत कर सकेंगे। इससे उन्हें मानसिक दबाव से उबरने में मदद मिलेगी। हालांकि अस्पताल वार्ड में मोबाइल फोन की अनुमति है, लेकिन कुछ रोगियों के परिजनों ने सरकार को लिखा था कि अस्पताल प्रशासन रोगियों को मोबाइल फोन की अनुमति नहीं दे रहा है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये 8 अगस्त से लागू होंगे। इनके तहत यात्रियों को यात्रा से कम 72 घंटे पहले स्वघोषणा ऑनलाइन पोर्टल न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पर देना होगा। उन्हें इस पोर्टल पर यह शपथ पत्र भी देना होगा कि वे अनिवार्य रूप से 14 दिन तक क्वारंटीन में रहेंगे। इसमें 7 दिन की इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का उन्हें भुगतान करना होगा। 7 दिन तक वे घर पर आइसोलेशन में रहेंगे। गर्भवती महिलाओं, गंभीर बीमारी और परिवार में मृत्यु की स्थिति में घर पर 14 दिन तक क्वारंटीन की अनुमति होगी। यात्रियों के गंतव्य तक पहुंचने पर नेगेटिव RT-PCR जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से छूट मिल सकती है। वहीं उत्तराखंड में कल जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,593 हो गई है। इनमें कुल एक्टिव केस 3,032 हैं, जबकि 4,437 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 86 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। राज्य में आज भाई बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन धूमधाम से मनाया गया। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। इस मौके पर राज्य की करीब 50,000 आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को राखी के त्योहार पर 1,000 रुपए की सम्मान निधि का तोहफा दिया गया है। रविवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस सम्मान निधि की घोषणा की। इससे पहले भी राज्य भर की आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1,000 रुपए की सम्मान निधि दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोरोना की मुश्किल घड़ी में
में फ्रंट लाइन वर्कर का काम कर रही हैं। कोरोना से बचाव के लिए अपने आप को जोखिम में डालकर अपना दायित्व निभा रही हैं। रक्षाबंधन पर इस बार भी महिलाओं ने मुख्यमंत्री को अपनी राखियां भेजी हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि किशोरियों के लिए सरकार सैनिटरी नैपकिन योजना लेकर आ रही है। रक्षाबंधन पर महिलाओं को रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने नई कदम उठाए हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, जागेश्वर धाम, गर्जिया मंदिर, चंडी देवी मंदिर समेत कई अन्य प्रसिद्ध मंदिरों में महिलाएं प्रसाद बनाकर अपनी आजीविका चला रही हैं। सरकार ने उन्हें स्थानीय उत्पाद पर आधारित प्रसाद तैयार करने का अवसर दिया। सरकार महिला समूह को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज दे रही है। चंपावत के मां बाराही धाम देवीधुरा में रक्षाबंधन के मौके पर होने वाला विश्व प्रसिद्ध बग्वाल मेला इस बार कोरोना महामारी की वजह से सांकेतिक रहा। कोरोना संक्रमण के चलते मेलों और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध है, इसलिए जिला प्रशासन और मेला कमेटी ने इस बार मंदिर में पूजा कार्यक्रमों के अलावा अन्य कार्यक्रम सांकेतिक रूप से किए। स्थगित है, फिर भी जैसा इन लोगों की वार्ता हुई थी, एक सांकेतिक हम पूजा करेंगे और सांकेतिक जो भी बग्वाल होती है वो बग्वाल करेंगे और सांकेतिक बग्वाल यहाँ कर ली गई है। 25-25 बग्वालों की टीम ने एक दूसरे पर फलों फूलों की बौछार कर बग्वाल खेला। मेला मजिस्ट्रेट रमेश चंद्र गौतम ने बताया कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बग्वाल का सांकेतिक कार्यक्रम किया गया। तो हमारा एक प्रशासन के बीच जो वार्ता हुई थी कि हर प्रत्येक फार्म से 5-5 लोग खबरें लेकर के आएंगे और 5-5 लोग जो है उनके साथ उनके मददगार आएंगे। तो इस प्रकार से 11-11 लोग प्रत्येक फार्म से आए और सब लोगों ने बिल्कुल अपनी परंपराओं का निर्वहन करते हुए, माँ बाराही की सेवा करते हुए और माँ बाराही के एक वीरू के रूप में उन्हें सेवा की और बग्वाल बिल्कुल सौहार्दपूर्वक। भगवान केदारनाथ धाम में आयोजित अन्नकूट मेला आज संपन्न हो गया। ये मेला रक्षाबंधन से एक दिन पहले मध्य रात्रि में आयोजित किया जाता है। भगवान शिव के स्वयंभू लिंग की विशेष पूजा अर्चना के बाद नए अनाज, झंगोरा, चावल, कौड़ी का लेप लगाकर स्वयंभू लिंग का श्रृंगार किया गया। हालांकि प्रदेश सरकार ने यात्रियों को केदारनाथ जाने की अनुमति तो दी, लेकिन गर्भगृह में प्रवेश वर्जित है, जिससे इस बार भक्त भगवान के दर्शन नहीं कर पाए। हर साल रक्षाबंधन से एक दिन पहले केदारनाथ मंदिर में अन्नकूट मेला धूमधाम से मनाने की परंपरा चली आ रही है। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर पौराणिक परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुसार भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ के जो पंचगाई लोग हैं उनके द्वारा अन्नकूट मेले का आयोजन किया जाता है। और यह पौराणिक परंपरा है कि रात्रि को लगभग 11 बजे से भगवान को अनेक प्रकार के भोगों से भगवान का श्रृंगार किया जाता है और 3 बजे से आम श्रद्धालुओं को अन्नकूट के दर्शन किए जाते हैं। मौसम विभाग ने कल कुमाऊं के बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य में कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। इस बीच बारिश से पिथौरागढ़, चमोली सहित कई जिलों में सड़क मार्ग बंद हैं, जिन्हें खोलने का कार्य जारी है। पिथौरागढ़ में भी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य में लगी हुई हैं। अलकनंदा, मंदाकिनी समेत कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के नजदीक पहुंच गया है। कुमाऊं में भी कालीगोरी नदी और सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान के नजदीक पहुंच रहा है। बागेश्वर के 124 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने आजादी की जंग में अपनी पूरी भागीदारी निभाई थी। इनमें से एक राम सिंह चौहान आज भी आजादी के किस्सों के साथ हमारे बीच मौजूद हैं। आजाद हिंद फौज के सिपाही रहे राम सिंह कहते हैं कि तब से अब तक देश ने बहुत तरक्की की है। अब वक्त आ गया है कि आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू किया जाए ताकि गरीबों को उनका हक मिल सके। आरक्षण देख लीजिए और सब कुछ नहीं है। अब आरक्षण की इस बात का जब गरीब अमीर तो सब हो गया, आरक्षण उसके गरीब के लिए, उसके लिए आरक्षण है। अब अमीर है, गरीब से खत्म है। 21 जून 1922 को बागेश्वर के गरुड़ तहसील के वज्जुला पास्तोली गांव में जन्मे राम सिंह चौहान का पूरा परिवार देश के लिए समर्पित रहा। उनके पिताजी गढ़वाल राइफल्स में तैनात थे। 2 बड़े भाई कैप्टन और सूबेदार के पद पर रहे। तब देश की आजादी के लिए जनता हर तरफ आंदोलन कर रही थी। 19 वर्ष की उम्र में वे भी गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हुए। ट्रेनिंग अभी पूरी ही हुई थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। 1915 फरवरी को जब मुल्क अंग्रेज वहाँ, तब से हमने आज़ाद हिंद फौज में हम जनरल
मोहन सिंह था उसने आजाद हिंद, तब 4 उनकी सुभाष बाबू वहाँ से आए जर्मनी से, तब आने का 4 डिवीजन बनाए, सब उसमें सब कुछ हुआ, हर एक ये भी थे उसका, और यहाँ तक हम इम्फाल तक पहुँच गए थे। 98 वर्ष के हो चुके आज़ादी के इस नायक के अंदर अब भी जबरदस्त आत्मविश्वास झलकता है। उनके योगदान को देखते हुए 15 अगस्त 1972 को स्वतंत्रता दिवस के 25वें वर्ष पर ताम्रपत्र देकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सम्मानित किया था। इसके अलावा भी कई सम्मानों से नवाजे जा चुके राम सिंह चौहान देश को प्रगति के पथ पर बढ़ते देखकर खुश हैं। बागेश्वर के नए जिलाधिकारी विनीत कुमार ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि बागेश्वर में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम, महिलाओं, बच्चों का स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। विनीत कुमार 2013 बैच के IAS अधिकारी हैं। इससे पहले वे रानीखेत, देहरादून में SDM और उत्तरकाशी, नैनीताल में CDO के पद पर तैनात रहे। उन्होंने कहा कि बागेश्वर में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना उनकी प्राथमिकता होगी। अभी कोविड का संक्रमण चल रहा है, तो कोशिश ये रहेगी कि बागेश्वर के लोगों को और बागेश्वर क्षेत्र में संक्रमण को किस तरीके से हम रोक सकते हैं, और जो भी हमारी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, स्टेट गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस आ रही है, उसको किस तरीके से हम लोग इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करके संक्रमण को रोक सकते हैं। उसके बाद में जो क्योंकि हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे जो मेजर जो प्रॉब्लम्स है वो एजुकेशन और हेल्थ की होती है, तो मेरा फोकस भी उसी पे रहेगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो है एजुकेशन और हेल्थ को हम लोग और बेहतर बना सकते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, ह्यूमन रिसोर्स को लेकर हो, कि जो हमारे रिमोट एरियाज़ है वहाँ तक भी हम स्वास्थ्य की सुविधाएँ और एक बेहतर शिक्षा की सुविधाएँ हम प्रोवाइड करवा सकें। उधर बागेश्वर से ट्रांसफर के बाद रंजना राजगुरु ने भी उधम सिंह नगर में जिलाधिकारी पद का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि जिले की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं को देखते हुए सभी से आपसी तालमेल बनाकर कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। कोविड-19 का जो संक्रमण चल रहा है, इस पे हम लोग का इसको रोकना पहला तो फोकस रहेगा ही रहेगा। साथ में यहाँ पे कानून व्यवस्था का मुद्दा रहता है, और जैसा आपने कहा कि बॉर्डर एरिया है, इंटरनेशनल बॉर्डर भी है, और फिर उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों के बॉर्डर हैं, तो उनके साथ समन्वय बना करके काम करना ये भी हम लोग की प्राथमिकता में रहेगा। रंजना राजगुरु उधम सिंह नगर जिले की पहली महिला जिलाधिकारी हैं। सावन के सोमवार पर राज्य के शिव मंदिरों में आज भक्तों ने जल चढ़ाया। देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दर्शन करने और जल चढ़ाने की अपील की गई। देहरादून के टपकेश्वर मंदिर की बहुत मान्यता है। सोमवार को दर्शन के लिए यहां दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। मंदिर के महंत भरतगिरी महाराज ने बताया कि अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने के मौके पर 4-5 अगस्त को टपकेश्वर मंदिर में भव्य पूजा अर्चना की जाएगी। भारतवर्ष में 5 तारीख को फिर से जोत जला के एक दीपावली मनाई जाएगी। राम नाम के साथ बड़े खुशी और हर्ष उल्लास के साथ इस टपकेश्वर महादेव मंदिर में भी 5 तारीख को 4 तारीख को घी की जोत बना के भगवान टपकेश्वर महाराज का भी श्रृंगार किया जाएगा, और पूरे परिसर में जोत जला के एक खुशी व्यक्त की जाएगी। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। 5 अगस्त से देश भर में खुल जाएंगे जिम और योग संस्थान। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस, जरूरी एहतियात के साथ ही किया जा सकेगा व्यायाम। DCGI ने भारतीय सीरम संस्थान को कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड के मनुष्य पर दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण की दी अनुमति। अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीज कर सकेंगे स्मार्टफोन का इस्तेमाल। धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। इस मौके पर राज्य की 50,000 आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1-1 हजार रुपए की सम्मान राशि का तोहफा। और सांकेतिक तौर पर मनाया गया चंपावत के देवीधुरा में बग्वाल मेला। बग्वालों ने की फलों फूलों की बौछार। केदारनाथ में अन्नकूट मेला भी हुआ संपन्न। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।